हेलो टू एवरीवन, दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे जो है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि 1 महीना पुराना टॉपिक है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, वो कह रहा है कि कास्ट बेस्ड सर्वे होना चाहिए। और इसीलिए ये जो टॉपिक है ना, उसमें आप देख लीजिएगा कि कल का भी जो हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो भी इस कास्ट सर्वे के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में यही देखेंगे कि कास्ट सर्वे का इम्पैक्ट, जो प्रभाव है, वो किस तरह से पड़ेगा, किसके ऊपर, बिहार के लोगों के ऊपर, ये पूरा देश के ऊपर। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि 2021 में भी सर्वे होने वाला था पूरा देश के लिए, लेकिन वो सर्वे जो है वो डिले हो गया है। तो जब आगे होगा तो क्या उसमें कास्ट सर्वे इंक्लूड किया जाएगा, ये बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कास्ट सर्वे को इंक्लूड किया जाना चाहिए या किया जाना नहीं चाहिए। तो ये हमारा जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी का एग्जाम है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक स्लाइड बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये बताया है कि कौन कौन सा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो यूपीएससी में जीएस पेपर 1 है और जीएस पेपर 2 है ना, वो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है हमारा पॉलिटी के बारे में, इंडियन डेमोग्राफी के बारे में, कि ये देश में कौन कौन लोग रहते हैं, भारत का समाज किससे मिलकर के बना हुआ है। ये सारे जो मुद्दे हैं वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। कंटेक्स्ट मैंने बता दिया, संदर्भ किसके ऊपर है, बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है उसके ऊपर ये पूरा मुद्दा है और हम लोग इसी को लेंथ एंड ब्रेथ में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा यही आता है कि पर्पस क्या था, क्या उद्देश्य था ये कास्ट बेस्ड सर्वे को करने का। तो उद्देश्य बड़ा सिंपल है। उद्देश्य ये है कि जो भी समुदाय हाशिए पर हैं उनका कितना आपका नंबर्स है वो फाइंड करना। यू कैन सी आउट हियर। इसका उद्देश्य ये है कि विस्तृत सामाजिक आर्थिक डेटा को इकट्ठा करना। सामाजिक डेटा को इकट्ठा करो, आर्थिक भी होना चाहिए उसमें, और ये देखो कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय कौन कौन से हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि ये सारे समुदाय का नंबर इतना है और वो इतने पिछड़े हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर नीतियां बना सकते हैं, बेहतर कार्यक्रम बना सकते हैं, जिससे कि उनका विकास जो है वो और बेहतर रूप से किया जा सकेगा। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा कि है तो बड़ा अच्छा चीज, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असर में पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, ये सारे कास्ट सर्वे का यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। जैसे ही पता चल जाएगा कि ये समुदाय इतना मात्रा में है तो उनको लुभाने लगेंगे। तो ज्यादातर आपको दोनों समझना पड़ेगा। देखिए, एज ए टीचर मेरा काम है आपको फैक्ट बताना, यानी कि तथ्यों को आपके सामने रखना। तथ्य यही है कि अगर ये कास्ट बेस्ड सर्वे को लाया जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेहतर नीतियां बना सकते हैं, बेहतर कार्यक्रम बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स को नहीं भूलना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव में ये सारे समुदायों को यूज किया जा सकता है। तो हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, कुछ डाटा देखते हैं कि क्या क्या आया हुआ है, फाइंडिंग क्या है, क्या क्या मिला है ये बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे से। यू कैन सी आउट हियर। सबसे पहला क्या है कि बिहार का टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो बिहार में टोटल 13 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर फाइंड आ जाता है कि यहां पर जो आपका अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको ओबीसी कहते हैं, वो कितना प्रतिशत है, तो 27% है। अब इसमें भी क्या है कि ईबीसी होता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, तो वो 36% हैं। उसके बाद फिर जो आपका फॉरवर्ड कास्ट है, जिसमें ब्राह्मण ये सब आ गए, वो 15% है। अब उसके बाद फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। क्या आया है, फॉरवर्ड कास्ट के बारे में बात करिए। एससी समुदाय जो है वो कितना है, तो वो 20% है, और एसटी समुदाय जो है वो 1.6% है। ऑफ कोर्स एसटी समुदाय कम है, क्योंकि बिहार और झारखंड का बंटवारा ही हुआ था कि एसटी समुदाय जो थे उनको क्या मिल जाएगा, आपका झारखंड के इलाके मिल जाएंगे, और बिहार का जो इलाका है उसमें आपको क्या मिल जाएंगे, बाकी सारे समुदाय रहेंगे। इसी बेसिस के ऊपर एक ये भी बेसिस था जिसके ऊपर बंटवारा हुआ था।
तो ये आपको एक बेसिक डाटा मिल रहा है। अगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो रिलीजियस डाटा देखिएगा तो 82% हिंदू है और 17.72% जो है मुसलमान है। अगर आप सोचेंगे कि बुद्ध की धरती पर बुद्ध नहीं है तो ऑफ कोर्स नहीं है, बुद्ध हो गए, जैन हो गए, ये सब बहुत ही कम मात्रा में आपको अवेलेबल है पूरे बिहार में। तो ये था आपका एक बेसिक फाइंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि देखा जाए तो 82% से ऊपर जो है ना वो आपके बैकवर्ड क्लास के लोग मौजूद हैं और उसी को हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्या निकल के आ रहा है इस डाटा का, उसको हम लोग क्या करते हैं इस स्लाइड से डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। तो आप यहां पर ये देखिए कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो बिहार में ओबीसी की पर्याप्त उपस्थिति की पुष्टि करता है, ठीक है, ओबीसी भरपूर है, इतना प्रतिशत है। तो ओबीसी और ईबीसी को मिला करके 63% है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी ओबीसी और ईबीसी को लुभाने का कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जिसके पाले में ओबीसी ईबीसी आ गया उसकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? जी हाँ, उसी की बनेगी। लेकिन उसके साथ साथ ये जो सर्वेक्षण है और क्या बताता है, ये बताता है कि डाइवर्स कास्ट लैंडस्केप है, यानी कि विविधता है, बहुत सारे जाति आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, कोई एक समुदाय नहीं रहता है, तो डाइवर्सिटी भी बता रहा है। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि 1931 के बाद से आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, अपडेट डाटा ऑन कास्ट मैट्रिक्स, क्योंकि लास्ट जो कास्ट के बेसिस पर हुआ था अपडेट ना 1931 में हुआ था। 1931 के बाद फिर कास्ट सर्वे हुआ ही नहीं है। ओबीसी में कौन कितने आपका यादव समाज है, कास्ट समाज है, कितने कौन से समाज हैं, उसके बारे में कोई डाटा ही नहीं था। 1931 के बाद फिर इसको प्रकाशित किया ही नहीं गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक अपडेट हुआ है, एक हमें क्या मिला है, एक रियल डाटा मिला है इस बार। तो 1931 के बाद ये डाटा जो है वो हमारे पास आया है, सामने आया है। इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होगा, राजनीति क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी हमें समझना जरूरी है। तो आप देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल सामाजिक न्याय और न्याय के साथ विकास पर जोर देते हुए राजनीतिक रणनीतियों के लिए डेटा का लाभ उठाना चाहते हैं। आपको यही ना मैंने स्टार्टिंग में बताया कि है तो बहुत अच्छी बात कि अगर ये कास्ट बेस्ड सर्वे हो रहा है, इससे क्या किया जाएगा, जो हाशिए पर समुदाय हैं उनको क्या किया जाएगा, उनके लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाएंगे। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि इस डाटा का लाभ उठाया जाएगा किनके द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किसके लिए नीतियां बनाना है, किसके लिए कार्यक्रम बनाना है। ये बात आप मत भूलिएगा और इस पॉइंट को भी आपको मेंस पे डालना है, दोनों पॉइंट डालना है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट डालना है, दोनों पॉइंट के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अब इससे और क्या होगा, बैकवर्ड क्लास मोबिलाइजेशन, जो पिछड़ी जाति है ना वो क्या करने लगेंगी, कुछ डिमांड करने लगेंगी। किस तरह का डिमांड, रिजर्वेशन का डिमांड आने लगेगा, क्योंकि अभी तक जो कोटा मिला है वो 27% है। और इसीलिए तो अभी आपने सुना होगा कि जो बिहार सरकार है उसने भी जो 50% का जो आपका स्लैब था उसको बढ़ा करके 65% कर दिया है। ये क्यों किया है, इसका मेन कारण यही है कि उन्हें पता चल गया कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है ओबीसी और ईबीसी का, तो बढ़ाना जरूरी है। इसीलिए तो 65% का जो आपका स्लैब था उसको सेट किया गया है। तो टोटल जो आरक्षण हो जाएगा वो 75% तक चला जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रहा है ना। ये पॉइंट जो है, ये जो डाटा निकला है उससे ये दो चीज हो सकता है। रिजर्वेशन के ऊपर जो डिबेट था, बंद था, जो 50% का सीलिंग लगाया गया था, उसमें फिर से क्या हो सकती है, बात बढ़ सकती है और ज्यादा मांग करने का डिमांड हो सकता है। और वोट बैंक पॉलिटिक्स के नजरिए से भी देखना पड़ेगा कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन द सर्वे हाईलाइटिंग दैट 82% जो है, मान लीजिए कि आप 63% तो हो गया था ना ओबीसी ईबीसी, 20% एससी को जोड़ दीजिए तो 82% पहुंच जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है। तो इसलिए वोट बैंक के लिए इन्हीं समाजों को टारगेट किया जाएगा, इन्हीं का उत्थान की बात की जाएगी। तो ये पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं ना। अब थोड़ा सा इतिहास के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि इतिहास क्या है कास्ट सर्वे का।
तो हम देख सकते हैं 1951 से 2011 तक स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर डेटा प्रकाशित हुआ है, यानी कि एसटी और एसटी कितने हैं उसके ऊपर डेटा तो जारी हुआ, लेकिन ओबीसी में अदर जो समाज है उनके बारे में भी कभी भी ये प्रकाशित नहीं हुआ। इससे पहले 1931 तक होता था, लेकिन 1941 के बाद इसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया कि अब नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको अब हम 2011 में लेके आते हैं। 2011 में कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था, कास्ट बेस्ड सर्वे हमें मिला भी था, लेकिन 2016 में इसको प्रकाशित करने की बात भी की जाती है। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने डाला हुआ है ये पॉइंट को, वेट अ मिनट मिटा लेने दीजिए। चलिए यहां देखिए 2016 में क्या हुआ था ना, इस डाटा को प्रकाशित किया जाने वाला था, लेकिन उसको क्या किया गया कि बहुत सारी अशुद्धियां थी, इसके लिए इस वजह से इस डाटा को कभी प्रकाशित किया ही नहीं गया। कौन कौन सा आप देख सकते हैं कि जो अर्बन एरिया के लिए अर्बन मिनिस्ट्री थी और रूरल एरिया के लिए जो रूरल मिनिस्ट्री थी, उनने मिल करके ये डाटा को कलेक्ट किया था, लेकिन 2011 वाले में इसको क्या किया गया, प्रकाशित नहीं किया गया। इतना बात समझ में आ गया। अब यही बात की जा रही है कि 2021 वाला जो डिलेड चल रहा है उसका जब भी होगा, मान लीजिए 2024 में होगा, तो जब भी होगा इस तरह का सर्वे, तो उसमें कास्ट सर्वे जो है मेरे ख्याल से वो अब इंक्लूड होगा, क्योंकि सारी पार्टियां जो है ना वो अब एक मत से कह रही हैं कि हमें भी डाटा चाहिए। क्यों एक ही कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसका यूज करेगा अपने हित के लिए, अब सारी पार्टियां क्या करेंगी, इसके हिसाब से अपना जो भी कार्यक्रम है उसको डिफाइन करेगी। तो ये थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताना चाह रहा था कास्ट सर्वे का ना। यही मैं बोल रहा हूं कि अब सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो डिमांड कर रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, और 2021 का कास्ट सेंसस जो डिलेड हो गया है, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस थी, उसमें जब भी होगा तो कास्ट सर्वे को क्या करना है, इंक्लूड करना है। लेकिन इतना आसान नहीं है इसको इंक्लूड करना, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको पार पाने होंगे, और ये सारे चैलेंजेस जो है ना वो लीगल चैलेंजेस के अंदर आते हैं, और हम लोग संविधान के अनुसार ये समझने का कोशिश करेंगे कि क्या ये सारे जो लीगल चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, और किस तरह से बिहार इन सब चीज से बचा है। तो सबसे पहला तो ये बात होती है कि ये संविधान के खिलाफ है। कैसे संविधान के खिलाफ है, तो आर्टिकल 21 जो है ना, आर्टिकल 21 जो है आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसके अंदर क्या आता है, आपको राइट टू प्राइवेसी आता है। तो निजता का हनन माना जाता है अगर आप किसी का इस तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं तो संविधान के आप कह सकते हैं वायलेट करता है, उसके विरुद्ध है, क्योंकि ये जो निजता का अधिकार है उसका हनन करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये बोला जा रहा है ना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना उसके पास पावर ही नहीं है। क्यों नहीं पावर है, क्योंकि इस तरह का डाटा इकट्ठा करने का एक्सक्लूसिव पावर, ठीक है, मतलब सिर्फ कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास ये पावर है। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, संविधान में लिखा हुआ है, जो 7वें शेड्यूल है ना, 7th शेड्यूल है, उसके तहत जो आपका यूनियन लिस्ट है, कौन सा लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, जिसमें वो सारे सब्जेक्ट्स डाले गए हैं जिसके ऊपर अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंटर का है, तो उसमें 69 नंबर में जो है उसमें दिखा हुआ है कि ये जो पावर है वो किसके अधीन आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, बिहार गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटेंस है, क्या उसके पास वो पावर है। और तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये तो मैंने अभी लेंथ एंड ब्रेथ में डिस्कस कर ही लिया कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करती है। ओके, और क्या लिखा हुआ है, राजनीति से प्रेरित है और अविश्वसनीय तरीके से। अच्छा हाँ, ये जो देखिए कॉम्पिटेंस की बात होती है ना, तो आप जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें बहुत सारी असिद्धियां होती है, समझ में आ रहा है। तो आप में अभी वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि आप इस तरह के डाटा इतना लार्ज स्केल पर इकट्ठा कर पाते हैं। तो ये जो अनरिलायबल मेथड आप यूज कर रहे हैं ना, वो भी एक चिंता का विषय है कि आपका डाटा जो है वो गलत है। इस बार भी जो बिहार का सर्वे है ना, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं कि आपका डाटा जो है वो उतना परफेक्ट नहीं है, उतना करेक्ट है नहीं। अब मैंने ये आर्टिकल 21 की बात कर दी, तो यहां से फिर आगे निकलते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपकी जो निजता का अधिकार है उसको।
उसके बाद फिर मैंने ये भी बात कर दी कि जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है ना, 7th शेड्यूल जो है उसके अंदर एंट्री नंबर 69 जो है उसमें आता है कि ये जो एक्सक्लूसिव राइट है वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो हम लोगों ने इसको भी डील कर लिया। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आप ये मत भूलिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए ये एक लास्ट पार्ट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ये क्या बोल रहा है आप समझिए। अगर वो असंवैधानिक था तो कैसे फिर बिहार ने इसको रिलीज कर दिया? आपको समझना पड़ेगा कि अगर असंवैधानिक है या संवैधानिक है ये हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं, ये कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। और कोर्ट जब कुछ चीज को डिसाइड करता है तो उसके लिए संविधान का ही सहारा लेता है। तो संविधान का ही सहारा लेते हुए पटना हाई कोर्ट ने पहले क्या किया था, इसको कहा था, हॉल्ट कर दिया था कि आप नहीं, आप में कॉम्पिटेंस नहीं है, आप इसको कर नहीं सकते हैं। लेकिन फिर संविधान का ही जो आर्टिकल 16 का 4 है उसका यूज करके परमिशन दिया कि नहीं, आप क्या कर सकते हैं, ये संरक्षण कर सकते हैं। आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है राइट टू अपॉर्चुनिटी की, और अपॉर्चुनिटी में ही भी जो रिजर्वेशन वाला पार्ट है वो आर्टिकल 16(4) से रिलेटेड है। इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने क्या किया, आपका जो रिजर्वेशन वाला पॉइंट है आर्टिकल 16 में, जो अपॉर्चुनिटी वाला पॉइंट है, उसको देखते हुए ये अलाउ किया आपको बिहार गवर्नमेंट को कि आप इसको जारी करिए। आपको समझ में आया ये सारे पॉइंट, ठीक है। क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, संविधान क्या क्या चैलेंजेस लाता है वो समझ में आ गया, क्यों आपको करने दिया गया वो समझ में आ गया, इसका इतिहास मैंने आपको बताया। तो बहुत सारे मुद्दों को हम लोगों ने डिस्कस किया, बिहार का पूरा सर्वे को ही डिस्कस कर लिया कि उसमें क्या क्या निकला है, उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है और उसका बेनिफिट क्या हो सकता है, वो सारे मुद्दों को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये एक होलसम आपका टॉपिक था, इसके ऊपर आप मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आप सिंपली कमेंट सेक्शन जाके कमेंट कर सकते हैं कि ये जाति सर्वेक्षण होना चाहिए कि नहीं पूरे देश में, या फिर इस तरह के सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए। जो भी आपका मत है आप लिखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में तो होने ही वाला है, ठीक है। और हो सकता है कि यूपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए, और एक तरफा नहीं होना है, एक जो आंसर होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, और यही अप्रोच आपका रहेगा तो आपका जो यूपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग रहेगा वो बेटर होगा आपका। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।